हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज 10th क्लास साइंस हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि उनका जो सैम्पल पेपर है हिंदी मीडियम में वो आ गया है। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करने से पहले हम जो है कुछ सामान्य निर्देश जो हैं उनको भी पहले देख लेंगे। तो इसमें है प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं, क, ख और ग। 3 भागों में जो है आपका प्रश्न पत्र विभाजित है। क में 24 प्रश्न हैं और किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है बेटा आपको कि जो पहले 20 आपके करेक्ट होंगे क्वेश्चंस होंगे उन्हीं के मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने ध्यान से अपने पेपर करना है, जो आपको करेक्ट लग रहे हैं वो ही आपने ऑप्शंस जो है उसमें भरनी है। और बिल्कुल आपने फालतू के क्वेश्चंस जो है उसके 20 के बाद नहीं करने, ठीक है। और फिर खंड ख में भी 24 प्रश्न होंगे और किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा, खंड ग में 12 प्रश्न है और आपको 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 20 इसमें खंड क में, 20 ख में और 10 जो है वो ग में। तो टोटल आपके हो गए 50 जो है वो क्वेश्चंस हो जाएंगे और 40 मार्क्स का आपका पेपर है। और लेकिन सब जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स जो है वो बराबर होंगे। फिर गलत उत्तर पर अंक नहीं काटे जाएंगे, तो आपके मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपके लिए बहुत एक अच्छी बात है। अब हम जो सैम्पल पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम खंड क को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पढ़ लीजिए, खंड क में 24 प्रश्न है, कोई 20 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम उत्तरित 20 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा, मतलब जो आपने सीरीज में जो पहले 20 करे होंगे उन्हीं का ही मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आपने किए होंगे चाहे वो सही होंगे लेकिन उनके मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात का सब बच्चों ने ध्यान रखना है। तो चलिए अब पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं। रीमा ने एक बीकर में लगभग 5 ml लेड नाइट्रेट विलयन लिया और उसमें लगभग 4 ml पोटेशियम आयोडाइड विलयन मिलाया। इसमें क्या प्रेक्षण किया? इसमें देखिए, तो सबसे पहले उसने लेड नाइट्रेट लिया। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। तो उससे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे देखिए, पोटेशियम जो है उसने यहाँ से K को हटा दिया, यहाँ से हट गया और उसकी जगह ये बन गया PbI2 प्लस K जो है यहाँ पे आ गया आपका, तो 2KNO3, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें जो है जो ये KNO3 बना है, ये KNO3 जो बना है ये क्या है? ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। और ये जो PbI2 बना है ये जो है पीले रंग का अवक्षेप जो है वो बनाता है, ठीक है। तो मतलब हमने लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को अगर हमने मिलाया तो क्या बनता है? PbI2 प्लस 2KNO3। इसमें KNO3, और KNO3 जो होता है वो जल में, ये जो है जल में घुलनशील होता है। और PbI2 जो होता है वो क्या करता है? पीले रंग का अवक्षेप जो है वो बनाता है। तो अब हमें इक्वेशन तो समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। विलयन लाल हो जाता है, यहाँ पे कोई लाल रंग का जिक्र नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा, ये वाला गलत है आपका ऑप्शन। सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ, नहीं, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो ये भी गलत हो गया। पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ, पीले रंग का तो हुआ है हमें, लेकिन हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बारी। अभिकारक मिश्रण में के ताप में वृद्धि हुई। ताप में वृद्धि का तो कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो सबसे जो बेस्ट आंसर है आपका यहाँ पे कि पीले रंग का अवक्षेप जो है वो प्राप्त हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
दिए गए प्रयोग में गैस ए को पहचानिए। यहाँ पे देखिए हमें नीचे जिंक के टुकड़े हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो यहाँ पे डाला गया है, मिक्स किया गया है, रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे जैसे ये मैं आपको बता दूँ, इधर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इसमें क्या बनता है, ये ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। और फिर यहाँ पे अगर हम ध्यान से इस चित्र को भी देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पट पट की ध्वनि के से ये गैस जो है उसका दहन होता है। तो पट पट की या पॉप की ध्वनि के साथ कौन सी गैस चलती है, हाइड्रोजन गैस। तो दोनों तरीके से हमें जो है आंसर पता चल गया। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे ऑप्शंस कौन सी है, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन हाँ जी ठीक है, ऑक्सीजन गलत, कार्बन डाइऑक्साइड गलत। तो इसमें जो है हमारा बी पार्ट जो है वो सही होगा, जिसका उत्तर है हाइड्रोजन। अब देखिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, धातु, और यहाँ पे लिख लीजिए तनु HCl। मतलब जब धातु को हम तनु HCl के साथ वो करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, धातु लवण और गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, तो हम देखेंगे ये 4 ऑप्शन जो है वो कौन से हैं। हाँ जी, तो अब ये 4 ऑप्शंस देखते हैं हम। यहाँ पे हमें क्रम दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे धातुएं दी हुई हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। और यहाँ पे निष्कासित गैस है और बताया गया है किस में गैस निकल रही है और किस में गैस जो है वो निष्कासित नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि धातु और तनु HCl जब आपस में मिलते हैं तो धातु लवण और गैस बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉपर देखें। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के से कम क्रियाशील है, इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करता। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया गलत। फिर सेकंड वाला आता है, आयरन जो है वो तनु HCl के साथ क्रिया करता है। ठीक है, ये सही है। और गैस निष्कासित होती है हाइड्रोजन, वो भी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। तीसरा देखिए, तीसरे में है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो भी HCl के साथ क्रिया करता है, लेकिन क्या होता है, वहाँ पे गैस जो है वो भी उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, नहीं। तो ये वाली ऑप्शन गलत। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत। पहला भी गलत हो गया, दूसरा सही है और तीसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, चौथा है जिंक। जिंक जो है वो उसके साथ क्रिया करता है तनु HCl के साथ, और उसमें गैस भी उत्पन्न होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हमारे पास इसमें हमने देखा कि हमारे दूसरा और चौथे नंबर वाला ऑप्शन सही है। तो हम देखेंगे जो पहले वाला है, यहाँ पे ए भाग में क्या है, पहला और तीसरा भाग गलत। फिर है पहला और चौथा, बी भाग में ये भी गलत। सी भाग में दूसरा और तीसरा, ये भी गलत। डी भाग में दूसरा और चौथा, वो जो है वो सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। निम्न में से कौन सा सही संतुलित रासायनिक समीकरण दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला जो है Fe प्लस 4H2O, तो हमें क्या बनाते हैं, Fe3FO4। यहाँ पे Fe कितने हैं, 3। यहाँ पे कितना है, Fe 1 है और कहीं पे भी Fe नहीं है। तो हमारा ये समीकरण यहीं पे ही असंतुलित हो गया, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड है 3Fe प्लस 4H2O, तो क्या बन गया, Fe3। यहाँ पे Fe3 यहाँ पे है, तो ये तो ठीक लग रहा है, यहाँ पे इतना तो बराबर हो गया Fe3। फिर O कितने हैं, तो ये भी सही है बिल्कुल। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 4 दूनी 8। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब सी भाग देखते हैं, 3Fe प्लस H2O, हमें क्या मिला यहाँ पे, Fe तो यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4, लेकिन यहाँ पे कितने दिए हुए हैं ऑक्सीजन, 1। हाइड्रोजन तो ठीक है यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, ये गलत ऑप्शन होगी आपकी। फिर नेक्स्ट देखिए, Fe
प्लस 4H2O हमें क्या देता है, Fe3O4। यहाँ पे लेकिन Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें शुरू में ये हमारा आयरन जो है उसी के ही बराबर नहीं है अणु, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, खाली बी ऑप्शन जो है वो सही होगा इसमें। ठीक है, तो फोर्थ वाले में बी ऑप्शन जो है सही होगा। फिर इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या है, निम्न ग्राफ द्वारा एक उदासीनीकरण अभिक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, उदासीकरण अभिक्रिया यहाँ दिखाई गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, अम्ल और क्षारक को मिला रहे हैं और क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। क्षारक पे अम्ल का अधिक मिलाने पर विलयन का पीएच परिवर्तित हो रहा है। मतलब हमारे पास क्षारक है, क्षारक में हम अम्ल मिलाई जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसका पीएच जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब हमें ये ग्राफ दिया गया है, ये वाला। इस ग्राफ में किस क्षेत्र द्वारा अम्ल व लवण दोनों की उपस्थिति दर्शाई गई है। मतलब को ए बी सी डी 4 भाग दिए हुए ग्राफ में, इसमें कौन से भाग में अम्ल व लवण दोनों की उपस्थिति दर्शाई गई है, मतलब क्षारक यहाँ पे ना के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे pH 14 थी, इसका मतलब वस्तु क्या है, क्षारकीय है। यहाँ पे वो वस्तु पूरी क्षारकीय है। ठीक है, हम इसमें यहाँ पे इस तरफ हम जो है अम्ल जो है वो अम्ल की मात्रा बढ़ाते, लगातार हम अम्ल जो है उस विलयन में डालते जा रहे हैं। तो पहले तो उसकी जो थी pH 14 थी, इसका मतलब वो क्या है, क्षारकीय था। फिर जैसे जैसे हम और बढ़ाते गए, यहाँ पे जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ये थोड़ा आगे की तरफ आया। यहाँ पे बी भाग में भी क्या है, अभी ये 14 से थोड़ा सा ही कम हुआ है लगभग, तो अभी भी ये कैसा है, क्षारकीय है। सी में 7 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका मतलब अभी भी इसमें क्षारकीय प्रभाव है। और जब वो डी पे आया, डी पे, और हम यहाँ पे जो है अम्ल भी हम लगातार उसमें डालते जा रहे हैं, तो डी में आया तो उसकी जो है पीएच जो है 7 से बहुत कम आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो समझ लो इतनी के करीब, 1-2 के करीब पीएच आ गई। तो यहाँ पे पीएच बहुत कम हो गई, और ये हम बीच में अम्ल डालते जा रहे थे, तो अम्ल की मात्रा अधिक हो गई और इसका पीएच जो है वो 7 से काफ़ी कम हो गया। तो ये वाला जो है ये शो करेगा अम्लीय प्रभाव। ठीक है, अम्लीय होगा, और साथ में उसमें क्या होगा, अम्लीय होने के बाद इसमें क्या बन जाएगा, अम्ल और लवण दोनों की उपस्थिति इसमें शो होगी। तो हमारे पास कौन सा वाला आंसर हो गया, राइट, डी। तो हम यहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ये डी वाला सही है, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, इसी तरह से अब हम छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न में देखिए, आयरन व कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, से क्या बना, Cu प्लस FeSO4 में किस विकल्प द्वारा उचित ऑक्सीकृत पदार्थ और उपचायक को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले हमें विकल्प दिए हुए हैं ABCD, फिर हमें कौन से पदार्थ दिए हुए हैं, ऑक्सीकृत पदार्थ और अपचायक, कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन सा जो है वो हो रहा है, अपचायक हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीकृत होता है उसमें मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड होती है, और जो उपचायक होता है उसमें क्या होता है, सामने वाले को वो रिड्यूस कर देता है। तो मतलब वो आयरन जो है यहाँ पे कॉपर को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे ए में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकृत, यहाँ पे Fe ऑक्सीकृत हो रहा है, तो हम इसको टिक लगा लेंगे। उपचायक कौन हो रहा है, मतलब वो कॉपर को रिड्यूस कर रहा है आयरन, तो उपचायक भी क्या होगा, वो ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट में। देखिए यहाँ पे आयरन है, आयरन तो हमने बोला ठीक है, लेकिन FeSO4 जो है यहाँ पे उपचायक नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट वाला हमारा ठीक है,
सेकंड में भी देखो CuSO4 हमने, लेकिन पता है इस समीकरण में क्या है, आयरन है, तो ये गलत है। ये ठीक है, लेकिन दोनों एक गलत एक सही है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट में देखिए CuSO4 है यहाँ पे, और यहाँ पे Fe है, ठीक है। तो ये भी Fe तो ठीक है, लेकिन ये CuSO4 जो है वो गलत है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई आपकी, ए। तो यहाँ पे हम ए के आगे टिक लगा देंगे, बाकी को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कॉपर व ऑक्सीजन में होने वाले अभिक्रिया का प्रकार है। कॉपर और ऑक्सीजन के बीच जो क्रिया होती है, कैसे, देखिए यहाँ पे कॉपर है, ये है Cu प्लस O2, क्या बनता है, CuO। अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब ये कौन सी क्रिया है, संयोजन क्रिया है, ठीक है। और इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन क्रिया। तो यहाँ पे ये विस्थापन हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये तो गलत है, और विस्थापन तो हो नहीं सकता। अपघटन भी नहीं है, अपघटन में क्या होता है कि एक पदार्थ 2 या 3 में बट जाता है। संयोजन क्रिया ये सही है। द्विविस्थापन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे पदार्थ नहीं है जिनके बीच में द्विविस्थापन हुआ हो, तो ये भी भाग जो है वो गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए प्रयुक्त अम्ल एवं क्षार के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए HCl और NaOH मिलाएंगे। HCl और NaOH, तो यहाँ पे कैल्शियम तो कहीं पे भी नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट हम यहाँ पे थोड़ा सा, बेटा आप थोड़ा सा इसमें मतलब कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि देखो कैल्शियम है ही नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से बनेगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखिए H2CO3 प्लस CaOH, इसमें यहाँ पे आप करके देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2CO3, इससे क्या बनेगा, CaCO3 प्लस 2H2O। तो इसमें ये CaCO3 बन जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये है H3PO3 यहाँ पे, और CaSO4, तो यहाँ पे कार्बोनेट तो कहीं है नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो C तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसी तरह H2SO4 और CaSO4, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी कैल्शियम हमें है, लेकिन कार्बन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। CaCO3 बनाने के लिए हमें कार्बन की भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ कार्बन कहीं पे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही होगी, खाली बी वाली। तो फर्स्ट नंबर पे ए है, ये गलत हो गया, बी जो है वो सही है, सी गलत है, और डी जो है वो गलत है, ठीक है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, एक सांद्र अम्ल को तनुकृत करते समय उत्पन्न ऊष्मा से आप स्वयं को कैसे सुरक्षित रखेंगे। मतलब जब सांद्र अम्ल होता है, मतलब कंसंट्रेटेड होता है अम्ल, और उसको हमने डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसमें पानी डाल के डाइल्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने आप को हम कैसे बचा के रख सकते हैं। पहला देखिए, जल में अम्ल मिलाएं और उसे लगातार चलाते रहें। मतलब हमने जल लिया, यहाँ पे जल है, ठीक है, और इसमें हम धीरे धीरे जो है अम्ल को मिला रहे हैं। जब हम अम्ल मिलाते हैं तो बहुत सारी ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। अब हमें एकदम से सारा अम्ल जो है इसके अंदर नहीं डालना चाहिए, हमें पहले धीरे से थोड़ा सा अम्ल डालना चाहिए, फिर उसको जल को अच्छी तरह से हमें रॉड के साथ हिलाना चाहिए, ताकि जो जितनी भी ऊष्मा उत्पन्न हो गई है वो उसमें समा जाए आराम से। फिर उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा अम्ल और डालना चाहिए, तो इसलिए हमें धीरे धीरे अम्ल डालना चाहिए जल के अंदर, ठीक है।
तो ये वाला आंसर जो है आपका करेक्ट है। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में है अम्ल में जल मिलाएं एवं उसे लगातार हिलाते रहें। हाँ जी, अम्ल में जल मिलाएंगे तो क्या होगा, जब हमने यहाँ पे अम्ल रख लिया, ठीक है, यहाँ पे अम्ल रख लिया इधर, और यहाँ से हम जल मिला रहे हैं, तो क्या होगा, जब हम जल मिलाएंगे, अम्ल यहाँ पे ज़्यादा है, जल हम थोड़ा मिला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम से ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ये सारी ऊष्मा जो है ये बाहर हमारे ऊपर आके, ये जो अम्ल जो है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी कि ये उछल के हमारे ऊपर आके गिरेगा या आसपास की वस्तुओं के ऊपर आके गिरेगा। तो हमें कभी भी अम्ल में जल जो है वो नहीं मिलाना चाहिए। तीसरा है, यहाँ पे तीसरा भाग देखिए, अम्ल में जल और उसके बाद क्षारक मिलाएं, गलत है ये भी, ठीक है। चौथा भाग है, अम्ल में क्षारक मिलाएं एवं इसे लगातार हिलाते रहें, नहीं, अम्ल में क्षारक मिला के हम उसको जो है सांद्र से तनु नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे ए भाग जो है वो सही होगा, बाकी सारे जो है वो गलत होंगे। तो ये आपका करेक्ट कौन सा है, ए, बाकी भाग आपके गलत हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ जी, तो 10th में देखिए, इसके हमें 4 रीज़न दिए गए हैं, कौन सा रीज़न सही होगा, बेस्ट होगा, वो देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार अनुपालन में, तो वो भी नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुपालन में, ये भी गलत है। तीसरा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ये सही है। हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ा है ना कि जो है इसको हम किसी भी समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं कि जितना द्रव्यमान मिक्स करने से पहले था उतना ही द्रव्यमान जो है क्रिया के बाद भी हर पदार्थ का होना चाहिए। तो ये वाला सही है आपका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपात से। फिर है संवेग संरक्षण के नियम के अनुपालन में, तो ये भी गलत है आपका। तो आपका इसमें सही आंसर कौन सा है, सी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके बायो वाला जैव प्रक्रम चैप्टर पे आधारित है, और इसमें देखिए, मानव श्वसन तंत्र के दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा में अंकित किया गया है, पहचान एवं कार्य के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हम 11वें प्रश्न में देखें, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर 1 पे है श्वास नली, यहाँ पे ये देखो श्वास नली दिखाई है। अंतः श्वसन के लिए अस्थि वलय होते हैं, ये अंतः श्वसन नहीं है, गलत हो गया ये। पसलियाँ जो है बाह्य श्वसन के लिए ऊपर उठती हैं, तो ये वाला भी इसमें 11वां प्रश्न है, ये वाला भी गलत हो गया। कूपिकाएं जो है वो पतली भित्ति वाली संरचनाएं हैं जहां गैसीय आदान प्रदान होता है, ये सही है। कूपिकाएं क्या होती हैं, बिल्कुल पतली पतली होती हैं, उनकी भित्ति भी बड़ी पतली होती है और उनमें गैसों का आदान प्रदान जो है वो होता है। डायफ्राम श्वास अंदर लेते समय ये उठता है, ये भी गलत। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है सी, ठीक है। अब इसमें देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12 में उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहला, दूसरा, तीसरा के अनुसार सही एंजाइम को दर्शाता हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा आपका जो है वो कट गया है पेपर, तो इसमें आप ना लिख लीजिए, हाँ जी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाइपेस, ए भाग लिख के नंबर 1 लाइपेस, नंबर 2 ट्रिप्सिन, नंबर 3 पेप्सिन कर लीजिए, ठीक है। और दूसरे भाग में, जैसे अभी मैंने पहला भाग आपको लिखवाया, तो उसमें आप लिख लेंगे लाइपेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ए भाग जो था मैंने लिखवाया, उसमें पहले भाग में लिखेंगे लाइपेस, दूसरे भाग में लिखेंगे ट्रिप्सिन और तीसरे भाग में लिखेंगे पेप्सिन, ठीक है।
इस तरह लिख लीजिए। ये थोड़ा सा आपका पेपर जो है कट गया है तो इसलिए यहाँ पे आ नहीं रहा। तो बी भाग में भी इस तरह से आपको दिया हुआ है, दूसरा भाग दिया हुआ है। तो दूसरे भाग में आप लिखिए बी में एमाइलेज, दूसरे में पेप्सिन, तीसरे में ट्रिप्सिन, ठीक है। और इसी तरह फिर सी भाग में भी पहले में आप लिखेंगे ट्रिप्सिन, दूसरे में लिखेंगे एमाइलेज और तीसरे में लिखेंगे कार्बोक्सिलोज, ठीक है। इसी तरह आप चौथे भाग में डी भाग में क्या लिखेंगे? पहले भाग में परमिएस, दूसरे भाग में लिखेंगे कार्बोक्सिलेज और तीसरे भाग में लिखेंगे ऑक्सीडेज, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे पहला भाग। देखिए यहाँ पे पाचन शुरू हो रहा है मुख में लार होती है, तो लार जो है हमें भोजन पचाने में मदद करती है। तो उसमें वहाँ पे क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एमाइलेज। फिर दूसरा नंबर कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे क्या कहते हैं आपके अमाशय में जो है कौन सा एंजाइम मिलता है? पेप्सिन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पेप्सिन मिल जाता है, यहाँ पे एमाइलेज मिल जाता है, एमाइलेज, ठीक है। यहाँ पे पेप्सिन मिल गया। और फिर नीचे जो है छोटी आंत में, उसमें कौन सा वाला एंजाइम मिलेगा आपको? ट्रिप्सिन, ठीक है। तो यहाँ आपको कौन सा मिलेगा? ट्रिप्सिन। तो ये आपके 12वें में, यहाँ पे हम देखेंगे 12वें में पहले नंबर पे आना चाहिए एमाइलेज, दूसरे में पेप्सिन और तीसरे में ट्रिप्सिन। अब देखते हैं फर्स्ट भाग में जो है मैंने अभी आपको लिखवाया था, उसमें लाइपेज है, तो फर्स्ट भाग गलत हो गया। सेकंड भाग में देखिए एमाइलेज था, दूसरे में पेप्सिन था और तीसरे में ट्रिप्सिन था, तो इसका मतलब हमारा दूसरा भाग ठीक हो गया। अब तीसरा चेक करेंगे, तीसरे में पहले नंबर पे ट्रिप्सिन है, तो वो गलत, यहीं पे ही हम उसको छोड़ देंगे। डी भाग में देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है परमेज, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन जो है वो सही। हाँ जी बेटा, अब हम देखेंगे 14th क्वेश्चन में देखिए नीचे चित्र में मानव रक्त परिसंचरण का व्यवस्थापक निरूपण 1 से 4 तक अंकित किया गया है। कार्य सहित सही अंकन की पहचान कीजिए। तो इसमें ये देखिए, ये जो चित्र है ये मैंने आज ही एक वीडियो डाला है जिसमें ये सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं फिर भी आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे देखो इन्होंने कौन से पार्ट लिए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा पार्ट है। अब पहले वाले का नाम यहाँ पे ये है फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं इसको हम, फुफ्फुसीय शिरा। दूसरे वाला ये वाला भाग जो है आपका सेकंड पार्ट है, ये है शरीर की महाधमनी। इसी तरह तीसरा पार्ट है फुफ्फुसीय धमनी। चौथा पार्ट है ये वाला, ये है शरीर की महाशिरा। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी यहाँ से शरीर की कोशिकाओं से ऑक्सीजन के बिना जो रक्त होता है, मतलब कोशिकाओं ने ऑक्सीजन यूज़ कर ली, ठीक है, और अब बिना ऑक्सीजन के विऑक्सीजनीकृत जो ब्लड है, रक्त है, वो यहाँ से जाता है और फिर जाके वो हार्ट में जो है वो इकट्ठा होता रहता है। अब हार्ट क्या करता है अब उसके बाद जब यहाँ इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ से होके ब्लड जो कहाँ चला जाता है? फुफ्फुस में जाता है। फुफ्फुस मतलब फेफड़े। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। अब यहाँ पे बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, वो फेफड़ों से क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और फिर वो दोबारा कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। यहाँ पे हृदय में वो रक्त आता है। फिर जब ये हृदय में रक्त भर जाता है, यहाँ से इस महाधमनी के द्वारा ये शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो जाता है। तो ये इसका जो है वो सारा कार्य है।
अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा जो है वो मिसमैच है और कौन सा मैच कर रहा है। पहले नंबर पे क्या है, फुफ्फुसीय शिरा। यहाँ पे देखिए फुफ्फुसीय शिरा यहाँ पे है, इसका क्या काम होता है फुफ्फुसीय शिरा का। यहाँ देखिए फुफ्फुसीय शिरा जो है शरीर के अंगों को अशुद्ध रक्त लेती है। क्या ये शरीर के अंगों से शुद्ध अशुद्ध रक्त ले रही है? नहीं, ये तो साफ रक्त भेज रही है हृदय में। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत। अब दूसरा जो है यहाँ पे देखिए, दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे है फुफ्फुसीय धमनी। दूसरा कौन सा है, फुफ्फुसीय धमनी। नहीं, ये तो महाधमनी है। फुफ्फुसीय धमनी तो यहाँ पे नहीं है, फुफ्फुसीय धमनी तो ये वाली है। तो ये वाला भी गलत हो गया, दूसरे नंबर पे फुफ्फुसीय धमनी नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा है महाधमनी। तीसरा सबसे ऊपर वाला है ये वाला, ये महाधमनी है, लेकिन ये गलत है। ये कौन सी धमनी है, ये है फुफ्फुसीय धमनी। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। चौथा है महाशिरा। महाशिरा क्या करती है, शरीर के अंगों से रुधिर दाएं आलिंद में ले जाती है। ठीक है, कि वो शरीर के सभी अंगों में से कहाँ लेके जाती है, ब्लड को दाएं आलिंद में लेके जाती है। तो ये सही है, तो इसको हम टिक कर देंगे। तो इसमें अब जो है डी भाग जो है वो सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पे हमें हृदय का चित्र दिया हुआ है और एरो जो है वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में रक्त परिसंचरण की सही स्थिति पहचानिए। तीर के निशान द्वारा कोष्ठकों के संकुचन को दर्शाया गया है। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं है, तो फिर भी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है ऑप्शन, रक्त को दाएं एवं बाएं आलिंद में साथ साथ भेजा जा रहा है। दाएं और बाएं में यहाँ पे हम फिगर देखते हैं तो साथ साथ नहीं भेजा जा रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। दूसरा इसका देखिए 15वें का, रक्त को ऑक्सीकृत होने हेतु फुफ्फुस के विभिन्न भागों में भेजने हेतु साथ साथ पंप किया जा रहा है। तो क्या होता है कि वो फुफ्फुस में रक्त को ऑक्सीकृत कर होने हेतु, मतलब उसमें ऑक्सीजन आ जाए रक्त में, इसलिए उसको फुफ्फुस में भेजा जाता है और एवं विभिन्न अंगों में भेजने हेतु एक साथ पंप किया जा रहा है। तो ये जो है ऑप्शन आपकी सही है। ठीक है, फिर तीसरा है, रक्त को दाएं एवं बाएं आलिंद में साथ साथ भेजा जा रहा है। नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है, साथ साथ नहीं भेजा जा रहा। ऑक्सीकृत रुधिर को फुफ्फुस से अन्य अंगों में हृदय द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं दर्शाई जा रही, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। ठीक है, अब हम आते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वें प्रश्न में देखिए यहाँ पे मानव पाचन तंत्र के लिए चित्र का प्रेक्षण कीजिए। तो हमें यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो अब हम इसमें से बताएंगे कि चित्र में अंकित भागों एवं कार्यों का मिलान करके 1 और 2 में के अनुसार कीजिए। तो अब हम इसमें पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका मिलान करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, अब इसमें देखेंगे यहाँ पे हमें चित्र में अंकित भागों एवं कार्यों का मिलान करना है। तो जो पहला वाला चित्र में जो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है, ये हमारे मुंह का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीव द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर इसकी लंबाई निर्भर करती है, ये भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए स्टार्च पाचन की प्रारंभिक अवस्था है, तो ये वाला जो है सही है, इसको हम इसके साथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरा इसका है, दूसरा कहाँ पे है, ये यकृत का यहाँ पे शो कर रहा है। तो यकृत में जो है वो कौन सा होगा, पहला वाला तो नहीं है। सी वाला देखिए, लाइपेज एंजाइम को क्रियाशीलता बढ़ाता है। तो दूसरा वाला जो है वो सी के साथ मैच कर रहा है।
तो इसी तरह अब तीसरा जो है, तीसरा एंजाइम कहाँ पे है, वो है उधर में, यहाँ पे अमाशय में। तो यहाँ पे अमाशय में क्या है, इसके साथ देखिए कौन सा मैच करेगा, डी वाला भाग देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन यहाँ होता है, ठीक है, संपूर्ण होता है। तो तीसरे वाले के साथ क्या हो जाएगा, डी। अब चौथा वाला क्या है, चौथा जो है वो छोटी आंत का है। तो इसमें यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जीव द्वारा खाए गए जाने वाले भोजन पर इसकी लंबाई निर्भर करती है, कि कोई जीव कैसा भोजन खाता है उसके ऊपर इसकी लंबाई जो है, छोटी आंत की लंबाई निर्भर करती है। तो ये यहाँ पे ये हो गया। तो अब हम इसमें से ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट वाले के साथ देखो ए है, यहाँ पे तो नहीं जा रहा, फर्स्ट वाले के साथ बी जा रहा है, तो हम शुरू में ही इसको क्रॉस कर देंगे। सेकंड वाले में देखिए फर्स्ट वाले के साथ बी है, ठीक है, हमारा ये बिल्कुल, हमारे हमने देखा फर्स्ट वाले के साथ बी है। सेकंड वाले के साथ सी है, हाँ जी ठीक है। थर्ड वाले के साथ डी है, बिल्कुल ठीक है ये भी। फोर्थ वाले के साथ ए है, ये हो गया। तो इसका मतलब ये वाला राइट है और बाकी के ये दोनों रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पे कौन सा भाग सही हो गया, बी भाग जो है वो सही हो गया। अब इसमें देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, दांतों में क्षय का पता लगाने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा किया जाता है, उत्तल तो नहीं करते, ठीक है, समतल बिल्कुल भी नहीं करते, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाले ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और कोई भी गोलीय दर्पण जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम दंत चिकित्सक के लिए, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस चित्र में अभिसारी लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। तो अब हमने बताना है कि उत्तम लेंस द्वारा किस वस्तु का प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनते हुए दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला वाला आप चित्र देखो, यहाँ पे क्या है, लेंस से यहाँ पे ये देखो, ये तो पहले गलती है, इधर से गई रेखा इधर से एफ से पास हो गई, फिर इसको तो यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, सीधा, ठीक है, ये सीधा नहीं जा रही, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे 2 गुना फोकस दूरी है, ये भी गलत हो गया आपका। सी वाला देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सीधा आ रही है, फोकस से होकर निकली, और ये बिल्कुल सीधी आ रही है, जो कि जो नियम के अनुसार है। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, 2 रेखाएं मिल रही हैं ना यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही मिल रही है, यहाँ पे इस तरह से नहीं जा रही है, ठीक है। ये इसको, ये वाला रॉन्ग हो गया, तो ये वाला जो है आपका राइट हो गया। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये पहले इस तरह से आ रही है, यहाँ ऐसे जा रही है, फिर यहाँ आके वो ऊपर की ओर जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। इसके लिए बेटा आपको अपने ये जो चैप्टर है उसमें पूरे आरेख जो हैं, जितने भी किरण आरेख हैं, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरह से जब अचानक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जब क्लैरिटी होगी तो आप उसको जो है आंसर आराम से दे सकोगे, आप सोच के समझ के कर सकोगे, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के अच्छी तरह से उन किरण आरेखों की तैयारी कीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से आपतित प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ हम प्राप्त कर सकते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, हाँ उस पर किया जा सकता है। उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस, गलत। फिर है
दो समतल एवं एक दूसरे से 90, ये तो बिल्कुल भी गलत है। दो समतल तो हो ही नहीं सकते 90 डिग्री पे रख के। अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस नहीं, तो इसमें खाली ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20। दिए गए अपवर्तनांक कांच का कितना दिया हुआ है हमें 1.52, वायु का दिया हुआ है 1.0003 और जल का दिया हुआ है 1.333 के आधार पर इन तीन पदार्थों को इनमें से प्रकाश की चालों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा घना मीडियम होता है, ठीक है, उतना जो है उसमें क्या होता है, लाइट की जो प्रकाश की चाल जो है उतनी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला वाला है पानी के प्रकाश की चाल, वायु के प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो इसको हम कैसे करेंगे। हाँ जी, तो 20वें प्रश्न में मैंने बता रही हूँ आपको मैं कि जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतनी लाइट की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, मतलब जितना डेंस मीडियम होता है उतनी ही लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे सबसे डेंस कौन सा है, 1.52, फिर है 1.333, ठीक है, फिर है 1.0003। तो यहाँ पे 1.52 है वो किसका है, कांच का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा स्पीड, ये सबसे विरल है, ये सबसे घना में वो है। ठीक है, तो ये सबसे अपवर्तनांक इसका सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड जो उतनी ही कम होगी। इसका अपवर्तनांक सबसे कम है तो इसकी स्पीड जो है वो अधिक होगी। तो हम पहले लिखेंगे 1.003, बड़ा है ये, ठीक है, 0003 1 पॉइंट, ठीक है, फिर उसके बाद 1.333 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1.52। अब 1.52 किसका है, कांच का, ये किसका है, पानी का, ठीक है, और ये किसका है, हवा का। ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही जा रही है। तो पहले देखिए पानी का, पहली वाली ऑप्शन में है पानी का, वायु का और कांच का। नहीं, ये वो गलत हो गया। दूसरे में जा रहा है कांच का, पानी का और वायु का, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब तीसरे में देखिए, तीसरे में है यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल, यहाँ पे वायु आ गई, हवा मीन्स वायु, पानी में प्रकाश की चाल और कांच में, तो ये वाली ऑप्शन सही होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमने गलत कर दी, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सी जो है ऑप्शन सही होगी। ठीक है, अब हम आते हैं 22वें प्रश्न पे। 22वें प्रश्न में देखिए, सॉरी 21वें प्रश्न पे, 21वें प्रश्न में क्या होगा, किसी प्रिज्म के अनंत तल पर लाल एवं बैंगनी रंग के प्रकाश समान कोण पर वायु माध्यम में आयतित होते हैं तथा अपवर्तन के पश्चात क्रमशः कोण R और V बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बताया आपको कि जो प्रिज्म होती है, प्रिज्म में क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है, उसको जाना सीधा चाहिए, लेकिन वो पर ऐसे आती है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 रंगों में जो है वो विभाजित हो जाती है, और विभाजित हो जाती है तो यहाँ पे उसने बोला है, और कैसे होती है, नीचे से विब गयोर, इस तरह ये कलर जो है इसके आते हैं। तो सबसे नीचे कौन सी आती है, बैंगनी, और सबसे ऊपर कौन सी है, रेड। ठीक है, लाल रंग जो है वो ज़्यादा डेविएट नहीं होता, वो ज़्यादा कोण नहीं बना पाता, ज़्यादा डेविएट नहीं होता, जबकि जो वॉयलेट, ठीक है, जो है वॉयलेट कलर जो है वो क्या होता है, बैंगनी रंग जो है वो कम डेविएट होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे तो हम यहाँ कौन से ऑप्शन लेंगे? आर बराबर वी है, आर बड़ा है वी से, आर बराबर 1/v है, या आर जो है वो कम है वी से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आर का मैंने बताया था वो ज़्यादा डेविएट नहीं होता, और वी का जो है वो ज़्यादा डेविएट हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र के प्रेक्षण द्वारा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ये देखिए क्या है, यहाँ पे हमें अवतल दर्पण दिया हुआ है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका फोकस है, ये पोल है पी, और ये है इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्रीय त्रिज्या। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है? फोकस की दूरी हमें यहाँ बतानी है। फोकस की प्रेक्षण जो है वो सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ दर्पण की फोकस दूरी -6 सेंटीमीटर और बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे फोकस दूरी कितनी है, यहाँ पे थोड़ा सा बेटा क्लियर नहीं है ये, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इसमें ना बॉक्सेस बने हुए हैं, तो जो पी एफ के बीच जो है वो 3 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा बॉक्स। और उसी तरह इसमें एफ कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? दर्पण की यहाँ पे 3 बॉक्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ना बॉक्स थोड़े से क्लियर नहीं है बेटा आपको, तो ये क्वेश्चन जो है मैं ढंग से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ठीक है। तो जब आपको सीबीएसई का ओरिजिनल सैम्पल पेपर आ जाएगा तो उसमें ये हम बाद में ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। अर्धगोलीय कांच के स्लैब में ओ बिंदु पर प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, आपतन कोण का मान होगा। ठीक है। ये वायु से कांच में जो है वो प्रकाश जा रहा है, और इस तरह से वो बाहर जो है फिर वायु में से बाहर निकल रहा है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि आपतन कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा। ठीक है। अब जब भी कभी माध्यम चेंज होता है, ठीक है, जब यहाँ पे कोई माध्यम चेंज होता है तो क्या होता है? यहाँ पे कोई डेविएशन होती है, लेकिन यहाँ पे माध्यम चेंज होने पर वो स्ट्रेट लाइन में जो है किरण, प्रकाश की किरण जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे माध्यम चेंज नहीं हो रहा। माध्यम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो रहा होता तो यहाँ पे क्या होता? प्रकाश की किरण परावर्तित होती। यहाँ पे लेकिन कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ कोई भी वो जो है बेंडिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे हम इसका उत्तर क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है। बाकी इसके ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा बी भाग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रिज्म ए बी सी आधार बी सी को, मतलब आधार क्या है उसका? ये बी सी यहाँ पे ये देख लो, सबका इसमें हमने आधार ले लिया, ये बी सी को अलग अलग स्थितियों में रखा गया एवं श्वेत प्रकाश का महीन पुंज चित्र अनुसार प्रिज्म पर आपतित होता है। विक्षेपण के उपरांत किस चित्र के प्रति स्पेक्ट्रम के रूप में तीसरा वर्ण आसमान के रंग में मेल खाएगा? आसमान में मतलब बी होना चाहिए, तीसरा वर्ण क्या होना चाहिए? बी। आसमान के रंग का मतलब नीला होना चाहिए, नीला क्या होता है? ब्लू, तो ये बी आना चाहिए तीसरा रंग जो है। अब देखिए यहाँ पे जो इसका पहला भाग है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर आपका ये 24 में करवा रही हूँ। तो 24 में देखिए यहाँ पे हाँ जी, 24 में देखिए कि अगर यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ रही है और यहाँ पे करने के बाद इधर वो आती है, तो यहाँ से शुरू होता है ना विप ग्योर, तो उसने बोला है कि ऊपर से तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तो येलो आएगा, तो ये हो नहीं सकता। और अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ से आके
इधर से जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो गया। तो अब हम विबग्योर कहाँ से लिखेंगे, नीचे की तरफ जा रहा ना, तो ये हो गया इधर विबग्योर, विबग्योर। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे ब्लू आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ये वाला करेक्ट है। बाकी अगर ये हमें करेक्ट पता चल गया तो हमें ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो बी पार्ट है इसका सही होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे।